हेलो, नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है ये थोड़ा शॉकिंग लग सकता है आपको सुनने में, और ये टॉपिक का नाम है इंडियन फैमिली सिस्टम इज इन डेंजर। इंडिया का जो एक ट्रेडिशनल फैमिली का सिस्टम होता है दैट इज अंडर कॉन्स्टेंट अटैक। उस पर कॉन्स्टेंटली अटैक हो रहे हैं एंड जो मोटिव है वो है इस फैमिली सिस्टम को डिस्टेबलाइज करने का, फैमिलीज को डिवाइड करने का, उनकी स्ट्रेंथ को ख़त्म कर देने का मोटिव है। तो मेरे इस वीडियो में आपको ये चीज़ पता चलेगी कि फैमिली का जो ये सिस्टम है इसकी क्या इम्पोर्टेंस रही है हमारी कंट्री में या हमारे कल्चर में, साथ ही साथ किस टाइप से इस सिस्टम ने मदद करी है टाइम टू टाइम हमारे को एज अ कंट्री बहुत बड़े क्राइसिस सिचुएशन से नेविगेट करने में। एंड लास्ट वीडियो के लास्ट तक आपको कुछ ऐसे तरीकों का भी पता चलेगा कि जो तरीकों से इस सिस्टम पे, इस फैमिली सिस्टम पे अटैक किया जा रहा है एंड वो शायद आप उससे अवेयर नहीं होंगे, क्योंकि वो इतना साइलेंटली उस चीज कहते हैं ना, साइलेंट सॉफ्ट पॉइजन की तरह इस सिस्टम को वीक किया जा रहा है। किन तरीकों से उनको वीक किया जा रहा है वो आपको इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा। अब जो ये इंडिया का फैमिली सिस्टम है इस पे अटैक हो रहा है और ये डेंजर में है। और ये कैसे है? अब सबसे पहले आप ये देखो, एक कंट्री है इंडिया जिसकी पॉपुलेशन है 140 करोड़। अब अगर हम इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें तो अगर हम 4 लोगों की एवरेज फैमिली साइज समझें तो ये निकल के आता है 35 करोड़ फैमिलीज। व्हाट मेक्स इंडिया? फॉर 35 करोड़ फैमिलीज कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। अब इन फैमिलीज के एक साथ एक ग्रुप में होने से एक कम्युनिटी बनती है। कई सारी कम्युनिटीज़ को के ग्रुप से एक डिस्ट्रिक्ट बनती है, सिटी बनती है, कई सारी सिटीज़ से फिर स्टेट्स, और कई सारी स्टेट्स को मिला के एक कंट्री बनती है। कंट्री अगर टॉप लेवल पे है तो उसकी फाउंडेशन लेवल पे है फैमिली। फैमिली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी कंट्री। अगर इस स्मॉलेस्ट यूनिट पे ही अटैक कर दो या इसको डिस्टेबलाइज कर दो तो उसकी जो डिस्टर्बेंस है, उस डिस्टर्बेंस से जो टॉप लेवल जो एज अ कंट्री हम हैं वो भी पूरी तरीके से शेक हो सकता है। अब ये चीज़ कैसे हो रही है, या फैमिली की सबसे पहले इसको किया क्यों जा रहा है डिस्टेबलाइज? वो इसको इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारी जो कंट्री है उसका जो ये फैमिली सिस्टम है, पहले ये जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, अभी भी ये जॉइंट फैमिली सिस्टम इतना ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है, पर फैमिली में अभी भी जो कोर स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ की वजह से क्राइसिस लाइक सिचुएशंस जो इंडिया में आई टाइम टू टाइम, जैसे वॉर की सिचुएशन आई, पेंडेमिक की सिचुएशन आई, अभी रिसेंटली जो कोरोना वायरस की सिचुएशन आई, इसमें इतना बुरा हाल था हमारी कंट्री का। हमारा मेडिकल सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से कैपेबल बिल्कुल नहीं था इस पेंडेमिक को डील करने के लिए। और अच्छी तरीके से आप लोग भी अवेयर होंगे कि कैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस भी अपने लिए ट्रीटमेंट पाने के लिए कितना उनके लिए भी मुश्किल था। तो एक कॉमन मैन का उस टाइम पे जो इतना, जिसके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ भी इतनी आसानी से एक्सेसिबल उस टाइम नहीं थी और हर चीज़ इतनी एक्सपेंसिव हो गई थी उस टाइम पे, एक कॉमन मैन के पास सिर्फ और सिर्फ उसकी फैमिली थी, और उस फैमिली के कॉन्सेप्ट की स्ट्रेंथ ने ही उस टाइम इस पेंडेमिक से मतलब इस पेंडेमिक से हम निकल पाए फैमिली की स्ट्रेंथ के की वजह से। फैमिली मेम्बर्स ही थे जो अपने घर में जो पेशेंट्स हैं उनको मास्क पहन के और पीपीई किट पहन के फूड जो अलग अलग टाइप की मेडिसिन्स हैं, या टाइम टाइम पे उनकी पल्स रेट चेक करना है और ये अलग अलग जो भी चीज़ें चेक करनी है, तो ये हम सब ने अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए करा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फैमिली की जो बॉन्डिंग, अटैचमेंट, जो एक स्ट्रेंथ थी उस वजह से हमने करा। अब इसी स्ट्रेंथ को हिट किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है, और वो कैसे किया जा रहा है? अब इसके पीछे कुछ एक्सटर्नल ग्लोबल फैक्टर्स हैं, क्योंकि किसी भी कंट्री को अगर वीक करते हैं तो उसका वीक करके आगे उस कंट्री के लिए क्या होता है वो आप सबको पता है कि
अगर हमारे जो ग्लोबली एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ ऐसा करें जिससे कि एक पर्टिकुलर कंट्री वीक हो जाए, तो आगे उसका क्या होता है उस कंट्री का, ये आप सबको पता है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स इसको इसमें कैसे इस चीज़ को डिस्टेबलाइज करते हैं या अटैक करते हैं। अब एक्सटर्नल ग्लोबल फैक्टर्स या बड़े बड़े एनजीओज या बाहर की कंट्री से एक बहुत हाई लेवल पे बहुत बड़ी वॉल्यूम में फंडिंग मिलती है इंडिया में वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस को, वेरियस एंटिटीज़ को, एनजीओज को वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। अब वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब हो गया वुमेन को पावरफुल बनाने के लिए। अब वुमेन पावरफुल कब बनेंगी? जब उनको पोर्ट्रे किया जाएगा एज वीक, क्योंकि वीक चीज को ही आप पावरफुल बना सकते हो। तो पहले वुमेन को वीक दिखाने के लिए, बनाने के लिए अलग अलग टाइप का ये जो लीगल सिस्टम पूरा डिज़ाइन किया गया वो इसी हिसाब से बना है। जितने भी लॉज आए वो इसी हिसाब से आए कि अगर वुमेन वीक है तो वुमेन की हेल्प के लिए सब कुछ आया। दैट्स वाई ये जो पूरा लीगल सिस्टम है ये एक तरीके से इंक्लाइंड है, उसमें यही एक प्रिजम्पशन मान के इन सबको ड्राफ्ट किया गया कि अगर फीमेल्स के साथ कुछ गलत हो जाए तो फीमेल्स को कैसे हेल्प मिले, कैसे सपोर्ट मिले। सो ये एक तरीके से वन साइडेड डेवलपमेंट हो गई पूरे लीगल सिस्टम की। अब ये जो फंडिंग मिलती है इस कॉज के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, इसको एक तरीके से टूल की तरह यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट के इस कॉज के लिए वुमेन को वीक दिखा के फिर अगर हम उसके वीक दिखाएंगे तभी एम्पावरमेंट करेंगे। अब एम्पावरमेंट करेंगे तभी हमारे को एम्पावरमेंट करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग इंसेंटिव्स हम देंगे, और जब हम ऐसा करेंगे तभी हमें फंडिंग मिलेगी। तो ऐसा होता जा रहा है। अब इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि इसमें अलग अलग टाइप की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऑब्जेक्टिव भी होते हैं महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को और सपोर्ट देने के लिए। सो सबने एक ऐसा एग्जिस्टिंग सिस्टम ऐसा बना लिया है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम के हिसाब से जब जहाँ से हमारे को इनफ्लो भी आ रहा है फंड्स का, और इस वजह से हो क्या रहा है, लीगल सिस्टम एक साइड पे ही इंक्लाइंड हो गया है पूरी तरीके से। अब उस वजह से क्या हो रहा है, अभी रिसेंटली आपने सुना होगा अतुल सुभाष का केस हुआ था, और उसके कुछ टाइम के बाद एक और केस हुआ पुनीत खुराना, दिल्ली के थे पुनीत खुराना एंड बैंगलोर के थे अतुल सुभाष। इन दोनों ही केसेस में ये चीज़ हाईलाइट हुई कि लीगल सिस्टम इस तरीके से डेवलप्ड है कि जो फीमेल्स हैं उनको इतनी ज़्यादा फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी है केसेस को फाइल करने की, केसेस को विड्रॉ करने की, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लॉ का मिसयूज़ करने की। लॉ इतनी हद तक मिसयूज़ हुआ जस्ट टू एक्सटॉर्ट मनी। जो भी लीगल सिस्टम है इसके अलग अलग कंपोनेंट जो भी हैं सबका पर्पस यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा मनी एक्सटॉर्ट कर सकें फ्रॉम द मेल्स। सो अब जब इस सिस्टम से सारा काम चल रहा है, सबकी दुकानें इस सिस्टम से चल रही हैं, तो क्यों कोई लॉ में रिफॉर्म लाने की बात सोचेगा? लॉ में रिफॉर्म्स क्यों आएगा? क्योंकि अगर आ गया लॉ में रिफॉर्म तो ये सारा जो फंड्स का इनफ्लो हो रहा है और ये सब जो दुकानें चल रही हैं ये सब रुक जाएंगी, इन सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पर एक बात ये सोच के देखिए, अगर ये चीज़ ऐसी ही बनी रही तो अतुल सुभाष के जैसा केस जो अभी इतना हाईलाइट हुआ है एंड पुनीत खुराना का जो केस था वो इतना हाईलाइट हुआ है, पर ये तो वो केस थे जो हाईलाइट हो गए, पर ऐसे सैकड़ों केसेस होंगे जो हाईलाइट नहीं भी हुए। पर इन दो केसेस के हाईलाइट होने से आप खुद सोचो, एक अतुल सुभाष जैसा केस या पुनीत खुराना जैसा केस, इन केसेस की वजह से करोड़ों ऐसे कितने लोग होंगे जो आगे शादी करने को अवॉइड करेंगे, या जिन्होंने शादी कर भी ली होगी तो वो ये बात से अवेयर हो चुके होंगे कि आफ्टर मैरिज अगर बच्चा हो जाए तो आफ्टर दैट चाइल्ड इज बॉर्न किस तरीके से हरासमेंट और ज़्यादा हो जाती है। सो इसमें हुआ क्या, फ्यूचर ऑफ द फैमिली डिस्टेबलाइज अच्छी तरीके से करने के लिए एक ग्राउंड बन गया। अतुल सुभाष का जैसा ये एक केस हुआ, इससे इतनी अवेयरनेस फैल गई इस लीगल सिस्टम के बारे में कि आगे फैमिली का फ्यूचर जो था वो बनना और टफ हो गया, मुश्किल हो गया। तो फ्यूचर सेटर हो गया अच्छी तरीके से। अब आगे फैमिली जब बनेंगी ही कम या नहीं बनेंगी तो इनडायरेक्टली एग्जिस्टिंग जो एक कंट्री है उसकी फैमिली की जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी, क्योंकि फ्यूचर ऑफ द फैमिली हिल चुका है ऐसे एक केस से। सेकेंडली
दूसरी बात क्या होती है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ इतनी इस टाइप से या पूरा जो एक सिस्टम है जो इन सब चीज़ों को दिखाता है, शोकेस करता है, उसने इंटेलेक्चुअल लेवल पे हमारी फैमिलीज़ को इंटरनली डिवाइड कर दिया है। फैमिलीज़ में अगर 5-6 अलग अलग मेंबर्स हैं तो हर उन मेंबर्स के थॉट प्रोसेस लेवल पे, माइंडसेट लेवल पे, एक ओपिनियन लेवल पे सब कोई अलग अलग है। किसी को किसी की ओपिनियन से मतलब नहीं है, सबकी डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है। जो यंगर जनरेशन है उनके लिए क्रिटिकल टॉपिक्स कुछ और हैं, जैसे कि वर्क लाइफ का बैलेंस, मेंटल हेल्थ के इश्यूज। पर इस टाइप के मैटर्स से एल्डर जनरेशन जो है या जो ओल्डर जनरेशन है उनको कोई मतलब नहीं है। उनका जो जिन चीज़ से मतलब रख रहे हैं वो चीज़ है यूक्रेन का वॉर या धर्म की रक्षा, एंड वो इस टाइप के टॉपिक से कंसर्न है जिससे यंगर जनरेशन का कोई मतलब नहीं है। तो इंटेलेक्चुअली माइंडसेट लेवल पे डिवीजन क्रिएट हो गया है, एंड दिस एंटायर सिस्टम वो इसी बेसिस पे ही वर्क कर रहा है। क्योंकि जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं जो इस टाइप के चीज़ों को पोर्ट्रे करते हैं, दिखाते हैं, वो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे किसी न किसी मीडियम से, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच्ड हैं, लिंक्ड हैं। सो उन सब का एक तरीके से सिस्टम के थ्रू ये इंटेलेक्चुअल बेसिस पे फैमिलीज को डिवाइड करने का मोटिव है। क्योंकि जितनी ज़्यादा फैमिली डिवाइडेड होगी उतना बेटर होगा किसी भी एक चीज़ को इन्फ्लुएंस कर देना। और ये सब चीज़ें ड्यू टू इलेक्शंस, अब आप ये समझो एक ही फैमिली मेम्बर में अगर 5-6 लोग हैं तो सबकी इलेक्शंस को लेके अलग अलग राय है, कौन सा लीडर अच्छा है, कौन सा लीडर खराब है, कौन सी पार्टी को वोट देना है, कौन सी पार्टी को वोट नहीं देना, सब में अलग अलग है। फैमिली में आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट है एक तरीके से। तो ये एक लेवल पे डिवीजन है जो इंटेलेक्चुअल लेवल पे डिवीजन फैमिलीज में हो गया है। दूसरा जो लेवल पे डिवीजन हो गया दैट इज फिजिकल लेवल। अभी फिजिकल लेवल पे डिवीजन कैसे हो गया है कि फैमिली के मेंबर्स एक दूसरे से दूर हो गए हैं। अब वो दूर कैसे हो गए हैं, इसमें रोल आया, इसमें रोल मतलब ये पूरे सिस्टम का ही रोल है एक तरीके से, क्योंकि इसमें सिस्टम को बेनिफिट है, सिस्टम को बेनिफिट। अब वो ये चीज़ कैसे हुई, पॉलिटिकल पार्टीज और जो जॉब मार्केट, कॉरपोरेट सेक्टर या जो भी जॉब की सिचुएशन है उससे क्या हुआ, फैमिलीज में अगर 3 से 4 मेंबर्स हैं तो वो 3 से 4 अलग अलग जगह जॉब कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल फादर गवर्नमेंट जॉब में है, वो पूना में बेस्ड हैं, बेटा प्राइवेट आईटी सेक्टर में एम्प्लॉयड है, वो बेंगलोर में रहता है रेंट पे, एक बेटा गुड़गांव में रहता है, वो जॉब कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में। हाँ, जो मदर हैं वो फादर के साथ ही पूना में रहती हैं। तो एक तरीके से एक फैमिली 3 अलग अलग पार्ट्स में रहती है, जिसकी वजह से कोई भी किसी को भी ये लगता नहीं कि हमारे को हमारी खुद की प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, हमें एक जगह रहना चाहिए। क्योंकि सब अपने इंडिविजुअल जहाँ रह रहे हैं वहीं सब ने अपनी इंडिविजुअल लाइफ इमेजिन करके सब वहाँ रह रहे हैं। किसी का भी मोटिव साथ में रहने का, बॉन्डिंग के साथ रहने का और कलेक्टिवली एज अ फैमिली ग्रो करने का या प्रोग्रेस करने का ये मोटिव है ही नहीं किसी का। क्यों? क्योंकि ये चीज से दूर कर दिया गया है। दूर किस रास्ते से कर दिया गया है? जॉब के रास्ते से, काम के रास्ते से। तो ये एक बहुत साइलेंट तरीका है जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप दूर हो गए हो, आप वीक हो गए हो, आप अलग अलग डिवाइड हो गए हो, और आपको पता नहीं होगा कि आप हो गए, पर एक्चुअली में ऐसा हो गया। तो एक तरीके से ऐसा करते करते जब फैमिली अलग अलग रहेगी, कोई भी फैमिली फिर अपने लिए कोई भी रियल एस्टेट लेना ठीक नहीं, मतलब उसको फीजेबल उस चीज़ के लिए नहीं लगेगा। क्योंकि जब संग रहना ही नहीं है तो एक बड़ी चीज़ या कोई भी चीज़ खरीदने का फ़ायदा क्या। फिर जब जॉब आज यहाँ पे है, आज पूना में है तो कल गुड़गांव में है, कल बेंगलोर में है तो कल हैदराबाद में है, तो कहीं भी कोई चीज़ लेके हम अपने आप को ब्लॉक क्यों करें। पहले तो इस चीज़ को ब्लॉक की सेंस में देखना ही गलत है, पर ऐसा ही माइंडसेट बना दिया गया है चारों तरफ से चीज़ों को ऐसे दिखा दिखा के। तो कोई रियल एस्टेट खरीदने का किसी का पॉइंट नहीं बनता। कलेक्टिवली कॉमन ग्रोथ मिलके स्ट्रेंथ के साथ रहने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ऑल इन ऑल हो क्या रहा है, एक वीक फैमिली का स्ट्रक्चर होता जा रहा है। जो फैमिली साथ नहीं है, जो फैमिली एक संग रह नहीं रही, उसमें यूनिटी नहीं है। इस वजह से क्या है, सब अपनी इंडिविजुअल जहाँ जहाँ रह रहे हैं सबने अपनी अपनी लाइफ को ही अपनी अपनी एक तरीके से बाउंड्री समझ ली है। तो
कोई कम्युनिकेशन साथ में संग चलने की, संग रहने की, संग ग्रो करने की नहीं है। फिर इसके संग संग क्या हो रहा है, जो फैमिली संग है भी उसमें उसमें क्या हो रहा है, ट्रेडिशनली क्या हो रहा है, जैसे कि फैमिली में 3 जनरेशंस रह रही हैं। एक जनरेशन जो 50-60s में पैदा हुई, जो आज की डेट में जिनके बच्चे हैं और वो पेरेंट्स हैं। सेकेंडली जो 50-60s से पहले की जनरेशन जो आज की डेट में ग्रैंड पेरेंट्स बन चुकी है, और एक आज का यूथ जो 30-32 साल का है। अब क्या होता है, फैमिली में सारा का सारा जो फोकस है या जो सारा एनर्जी जो दी जा रही है, 80% ऑफ द एनर्जी ऑफ द फैमिली वो सिर्फ और सिर्फ दी जा रही है टू द ओल्डर जनरेशन या टू द सीनियर सिटीजन्स ओनली। सीनियर सिटीजन्स का खाने का पूरा ध्यान, उनकी मेडिसिन्स का पूरा ध्यान, कब डॉक्टर को दिखाना है, कब एक्सरे कराना है, एक्सरे की रिपोर्ट कब कलेक्ट करनी है। जो मिडिल जनरेशन है वो पूरा का पूरा एक तरीके से अपनी एनर्जी उसी काम में लगा रखी है। जो सीनियर सिटीजन हैं, जो ओल्डर जनरेशन है, 80% ऑफ द टोटल एनर्जी उन्होंने अपने ऊपर एलोकेट करवा रखी है, अपने लिए सक कर रखी है, ड्रेन कर रखी है। सो जो एक्चुअली में वर्किंग जनरेशन है, प्रोडक्टिव जनरेशन है, जो बाहर के वर्ल्ड से इंटरैक्ट कर रही है, बाहर के वर्ल्ड में जाके स्ट्रगल कर रही है, पैसे कमा रही है, काम कर रही है, थक हार के लौट के आ रही है, उस पे कोई भी ध्यान, कोई भी फोकस कुछ भी नहीं है। वो उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है जस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड। अब घर के जैसे बड़े भी हैं, जब उनको अपनी स्पेस, अपनी प्राइवेसी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है कि कोई उनको जो चीज़ उनकी जहाँ रखी है वहाँ से वो हिल ना जाए, कोई भी चीज़ जहाँ पे वो सेट है वो उनको वहीं मिले हमेशा, उनको उनकी स्पेस में कोई एंटर ना करे, और जब वो चाहें अपनी स्पेस में जैसा उनका शेड्यूल है, जो उनका टाइम टेबल है, उस हिसाब से उनको वो उतनी स्पेस में कुछ सब कुछ वैसे का वैसा ही मिलता रहे। पर जो छोटा है, जो यंगर जनरेशन है, वो अपने लिए अपनी स्पेस की बात कर ले, अपनी प्राइवेसी की बात कर ले, या शादी हो गई है तो उसकी स्पेस की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, बच्चे हो गए हैं तो उसकी स्पेस की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो इस चीज़ पे उसकी ऐसी ज़रूरतों पे किसी का ध्यान ही नहीं है। सो मिडिल जनरेशन के पास बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सारा का सारा ध्यान, सारी की सारी एनर्जी एक अपनी एल्डर जनरेशन पे ना लगाएं और अपनी यंगर जनरेशन पे लगाएं। यंगर जनरेशन को सपोर्ट करें, हेल्प करें, उनका साथ दें, और जो भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट है इसके लिए वो एल्डर जनरेशन के लिए वो करें। और ये चीज़ सुनने में हो सकता है थोड़े बिलीफ सिस्टम के हिसाब से ना हो, जो ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम के हिसाब से ना हो, पर फ्यूचर ऑफ द फैमिली अगर सिक्योर हम कर लें, हर फैमिली अगर अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर ले, अच्छी तरीके से उसके संग बॉन्डिंग बैठा ले, तो एक फैमिली की स्ट्रेंथ काफ़ी टाइम्स बढ़ जाती है, इंटैक्ट हो जाती है, स्ट्रेंथ बनी रहती है, और उससे एज अ कंट्री की स्ट्रेंथ बनी रहती है। सो ये वो कुछ तरीके थे जिस तरीके से फैमिली आपस में डिवाइड हो रही है, स्ट्रेंथ उसकी कम हो रही है, जिसकी अवेयरनेस देना इस वीडियो का मोटिव था। तो मेरे इस वीडियो के थ्रू आपको ये बात पता लगी होगी, आपको उन तरीकों का पता लगा होगा कि जिस वजह से फैमिली का कॉन्सेप्ट इंडिया में डेंजर जोन में है एंड अंडर अटैक है। सो अगर आपको ये वीडियो रेलेवेंट लगा हो, या इस वीडियो से देख के आपको थोड़ी सी भी दिमाग में ये चीज़ की अवेयरनेस आई हो कि ये हमारे घर में भी तो ऐसे ही हो रहा है, हमारे घर में भी तो ये चीज़ प्ले आउट कर रही है, सो प्लीज़ आप भी अपने घर में ध्यान दीजिए एंड ट्रीट योर फैमिली एज योर वर्ल्ड। दिस वर्ल्ड इज नॉट योर फैमिली इज योर वर्ल्ड। ये इंसान भूल चुका है, उसको वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स, वर्ल्ड के चैलेंजेस, वर्ल्ड के मैटर्स से ज़्यादा कंसर्न है। अपनी फैमिली के इंटरनल चैलेंजेस, डिस्प्यूट्स, डिफरेंसेस, उससे उसको कोई मतलब ही नहीं है। सबने अपनी अपनी लाइफ अपने अपने कमरों में बना ली है, अपने अपने कमरों में सब लोगों ने अपनी अपनी दुनिया बना ली है, जबकि अगले कमरे में क्या हो रहा है, बगल के कमरे में क्या हो रहा है, किसी को किसी से मतलब ही नहीं है। तो इस टाइप की लैक ऑफ कम्युनिकेशन या ब्लॉकेज ऑफ कम्युनिकेशन को ख़त्म करें, अपनी फैमिली के संग वापस से रीयूनाइट होएं और उसकी स्ट्रेंथ को रिस्टोर करें। दैट वाज द मोटिव ऑफ दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर इट विद योर फैमिली मेम्बर्स। इस वीडियो को लाइक करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।